स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल तनवीर सर पर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सलाम, आदाब। मेरे प्रिय साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि इधर मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ कुछ परेशानियों की वजह से। ये जल्द ही ख़त्म हो जाएगा, परेशानी दूर हो जाएगा, उसके बाद से फिर से आप लोगों के लिए मैं हाज़िर हो जाऊँगा। हाज़िर तो हूँ ही, लेकिन वीडियो भी कंटिन्यू हो जाएगा। इसलिए आप हिम्मत नहीं हारिएगा, निराश नहीं होइएगा। मैं हमेशा आपके साथ में खड़ा हूँ, हर हाल में, हर वक़्त पे। बस आप लोग जैसे हमेशा सपोर्ट करते आए हैं, अपना दुलार प्यार दिखाते आए हैं, वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके, अपने दोस्तों को शेयर करके, इस तरह से सपोर्ट करते रहिएगा, दुलार प्यार अपना दिखाते रहिएगा। और जो भी पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो मेरे भाई प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस ज़रूर कर दीजिए और आप भी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं विद्यालय प्रधान शिक्षक 2024 अब तो फॉर्म भी भराने लगा है। 11वीं से उसका जो दिया हुआ था भरने के लिए, लेकिन ये सामान्य अध्ययन से मैंने क्वेश्चन लेकर आया है आपके लिए और वो भी सेट 2 है 20 प्रश्नों वाला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो भी हो उसका आंसर एक मैं बताऊँगा, इसमें ऑप्शन पूरा मैं नहीं लूँगा, लेकिन चर्चा ज़रूर करूँगा यहाँ पे ऑप्शन पे। पहला नंबर क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन भारत आया था तो ध्यान देंगे ज़रा सा। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। कैबिनेट मिशन 1946 जो हुआ, इसमें 32 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन 1946 का नेतृत्व पैथिक लॉरेंस ने किया था। इसमें 3 ब्रिटिश कैबिनेट सदस्य शामिल थे। पैथिक लॉरेंस भारत के राज्य सचिव, स्टैफोर्ड क्रिप्स व्यापार मंडल के अध्यक्ष और एवी अलेक्जेंडर, ये 3 ब्रिटिश कैबिनेट सदस्य शामिल इसमें थे। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्च 1946। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन-सा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही है? निम्नलिखित में से कौन-सा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही है? तो ध्यान देंगे ज़रा-सा ऑप्शन इसमें पढ़ें ज़रा-सा हम, कि ऑप्शन ए है इन पर व्यापारियों के एक वर्ग का शासन था। ऑप्शन बी है नगर निगम लोगों की नागरिक सुविधाओं की देखभाल करता था। और ऑप्शन नंबर सी है वे बोस्ट्रोफेडोनिक शैली की स्क्रिप्ट का उपयोग कर रहे थे। और ऑप्शन डी है इनमें सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें सभी, क्योंकि वे बोस्ट्रोफेडोनिक शैली की स्क्रिप्ट का उपयोग कर रहे थे, ये भी सही है। अगर उससे पहले वाला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी है, अगर नगर निगम लोगों की नागरिक सुविधाओं की देखभाल करता था, तो ये भी सही है। ऑप्शन ए है उन पर व्यापारियों के एक वर्ग का शासन था, तो ये भी सही है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन है, रामायण, महाभारत और मनुस्मृति निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान संकलित किए गए थे? चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर ज़रा-सा, कि शुंग काल के शासक शिक्षा और साहित्य के महान संरक्षक थे। इस काल में रामायण और महाभारत को अंतिम रूप दिया गया था। हिंदू कानून पर प्रसिद्ध पुस्तक मनुस्मृति भी इसी अवधि के दौरान संकलित की गई थी। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शुंग काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन है, मथुरा और गांधार कला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखते हैं यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन ए है, कनिष्क काल में इन दोनों कलाओं का विकास हुआ। ऑप्शन बी है, नीला ग्रे बलुआ पत्थर मथुरा कला की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। इसका नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी। सी नंबर ऑप्शन है, गांधार कला में बौद्ध और जैन धर्म का प्रभाव मिलता है। और डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है
ऑप्शन नंबर ए सॉरी ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें यह नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा और ऑप्शन ए देखते हैं इसका और बी। तो यहाँ कह रहा था मथुरा और गांधार कला के बारे में लिखित में से कौन-सा कथन सही है? तो ऑप्शन बी है नीलागिरी, बलुआ, पत्थर मथुरा कला की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो यह भी गलत है, यहाँ सही पूछ रहा है। लेकिन यह सही है, कनिष्क कला काल में इन दोनों कलाओं का विकास हुआ, इसलिए ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए ये। चलिए नेक्स्ट इसका जो है ऑप्शन जो भी है, ऑप्शन ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन है भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो ध्यान देंगे यहाँ पर कि प्रसिद्ध यहाँ पे क्या कह रहा है भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो प्रसिद्ध ऐहोल अभिलेख का संबंध चालुक्य के नरेश पुलकेशिन दू से है। यानी कि पुलकेशिन द्वितीय आता है। पुलकेशिन द्वितीय यानी पुलकेशिन दो जो है उसने हर्षवर्धन को पराजित किया था, जबकि पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 ईस्वी में परास्त कर उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया था। इस विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने वातापी कोट की उपाधि धारण की। ऐहोल को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुलकेशिन द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विचारधारा को लोकायत दर्शन यानी जनता के दर्शन के रूप में भी जाना जाता है? तो ध्यान देंगे ज़रा-सा यहाँ पर कि बृहस्पति यानी कि चारवाक यानी कि बृहस्पति चार्वाक एक भौतिकवादी, शंकालु, नास्तिक और एक अपरंपरागत विचारधारा है। चार्वाक के अनुसार कोई दूसरी दुनिया नहीं है, इसलिए मृत्यु मनुष्य का अंत है और आनंद जीवन का अंतिम उद्देश्य है। इसे लोकायत दर्शन जनता के दर्शन के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चारवाक। चारवाक जिसे बृहस्पति भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन है कि किस दिल्ली सुल्तान ने सबसे अधिक संख्या में नहरें बनवाई थी? तो ध्यान देंगे ज़रा-सा कि इसमें है फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली सुल्तान जो ये हैं, तो दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने सबसे अधिक संख्या में नहरें बनवाई थी। ध्यान देंगे अब कि वह तुगलक वंश का एक तुर्की मुस्लिम शासक था जिसने 1351 से 1388 तक दिल्ली की सल्तनत पर शासन किया था। कौन? तो फिरोज शाह तुगलक। विशिष्ट धार्मिक उद्देश्यों के लिए मुसलमानों पर ज़कात कर लगाया था। कर मतलब ऋण। उन्होंने 150 कुएँ, 100 पुल और 50 बांध बनवाए और कई सिंचाई नहरें भी खुदवाई। उसने सबसे अधिक नहरें बनवाई थी। उसने फिरोजाबाद, हिसार, जौनपुर जैसे शहरों का निर्माण करवाया था। उसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन है प्राचीन भारत के संदर्भ में वाग्यभट्ट द्वारा लिखित अष्टांग संग्रह का संबंध है। तो ध्यान देंगे वह होता है चिकित्सा। यानी प्राचीन भारत में चरक और सुश्रुत के बाद वाग्भट को महान चिकित्सक माना गया है। इन तीनों विद्वानों को एक साथ इन तीनों विद्वानों को जो है एक साथ महान चिकित्सक तिगड़ी माना गया है। चरक द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम चरक संहिता है। सुश्रुतु यानी सुश्रुत द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम सुश्रुतु संहिता है और उसके बाद जिसमें प्राचीन सर्जरी विधि का भी वर्णन है। वाग्भट द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम अष्टांग संग्रह है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चिकित्सा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा चिकित्सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
9 9 नंबर क्वेश्चन है, चिश्ती संप्रदाय के किस सूफी संत को चिरागे दिल्ली यानी दिल्ली का चिराग के नाम से जाना जाता था? तो ध्यान देंगे कि शेख नसीरुद्दीन महमूद, शेख नसीरुद्दीन महमूद, यही इसका सही आंसर होगा, शेख नसीरुद्दीन महमूद, ऑप्शन नंबर बी। यानी नसीरुद्दीन महमूद चिराग दिल्ली, जो 1274 से 1356 एडी में आता है। 14वीं शताब्दी के रहस्यवादी कवि और चिश्ती संप्रदाय के एक सूफी संत थे। वह विख्यात सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के मुरीद थे यानी कि शिष्य थे। वह दिल्ली से चिश्ती संप्रदाय के अंतिम महत्वपूर्ण सूफी थे। उन्हें रोशन चिराग ए दिल्ली यानी रोशन चिराग ए दिल्ली की उपाधि दी गई, जिसका उर्दू में अर्थ है दिल्ली का प्रबुद्ध दीपक। चलिए नेक्स्ट इसका ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन ऊपरे इसका आंसर सही था, ऑप्शन नंबर बी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो ध्यान देंगे, दिल्ली सल्तनत के शमसुद्दीन इल्तुतमिश को भारत में इक्ता प्रणाली शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। यह अवधारणा मोहम्मद गोरी के विचारों पर आधारित थी। इस प्रणाली का मुख्य कार्य भारत में मुक्तियों या इक्तेदारों द्वारा कृषि कर को एकत्र करना था। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन है, पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ध्यान देंगे कि फ्लोरिकल्चर में फूलों का अध्ययन, ओलोरे ओलेरीकल्चर में सब्जियों का अध्ययन और एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पोमोलॉजी में पूछ रहा है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फलों का। यानी कि फ्लोरीकल्चर में क्या होता है, फूलों का अध्ययन किया जाता है, ओलेरीकल्चर में सब्जियों का अध्ययन किया जाता है तथा एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। ये आप हमेशा याद रखेंगे। ये हमने बताया फ्लोरीकल्चर में फूलों का अध्ययन, फूलों का किसमें होता है भाई? तो फूल फ्लोरीकल्चर में फूलों का अध्ययन होता है, ओलेरीकल्चर में सब्जियों का अध्ययन होता है और एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन होता है, जबकि पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन है, इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ध्यान देंगे कि इको मार्क भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी किया गया एक प्रमाण चिन्ह है। यह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के निर्देश पर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा 1991 में आरंभ किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण दृष्टि से अनुकूल उत्पाद को पहचानना है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन है, एक अनवीकृत ऊर्जा का स्रोत है। तो ध्यान देंगे कि अनवीकृत ऊर्जा का स्रोत का इसमें पूछ रहा है। तो अनवीकृत यानी अनवीकरणीय या अनवीनीकृत ऊर्जा स्रोत ऐसे ऊर्जा स्रोत हैं जिनका भंडार सीमित मात्रा में है और इन ऊर्जा स्रोतों को पुनः कम समय में निर्मित नहीं किया जा सकता है। अर्थात ऐसे ऊर्जा स्रोतों को अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में बाल लिंगानुपात बिहार के किस जिला में सबसे कम था? तो ध्यान देंगे कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में बाल लिंगानुपात वैशाली में 904 और उसके बाद मुज़फ्फरपुर में 915, मुज़फ्फरपुर में 915,
उसके बाद जहानाबाद में 922, जहानाबाद में 922, उसके बाद बेगूसराय में 919। अब यहाँ पूछ रहा है कि बिहार के किस जिला में सबसे कम था? कब? वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में बाल लिंग अनुपात बिहार के किस जिला में सबसे कम था? अब कम देख लीजिए तो 904 वाला कम होगा, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वैशाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ध्यान देंगे जरा सा। एक तरफ खिलाड़ी का नाम दिया हुआ है और दूसरे तरफ खेल का नाम दिया हुआ है, और क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें कौन सा जोड़ा सही नहीं है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी सही जोड़ा सही नहीं है। तो देखते हैं भाई, इसमें जो है नीरज चोपड़ा का दिया हुआ है भाला फेंक, नीरज चोपड़ा का भाला फेंक यानी कि खिलाड़ी नीरज चोपड़ा हो गए, और कौन से खेल का? तो भाला फेंक का, तो यह सही है। ऑप्शन नंबर बी है अवनी लेखरा, ये खिलाड़ी हो गए अवनी लेखरा, तो और खेल कौन से खेल के? तो पैरा निशानेबाजी, तो यह भी सही है। उसके बाद ऑप्शन सी है कृष्णा नागर। कृष्णा नागर ये जो है खिलाड़ी, ये कौन से खेल के लिए? तो पैरा बैडमिंटन, तो ये भी सही है। उसके बाद यहाँ दिया है मित्राभ गुहा, और मित्राभ गुहा के लिए ये कौन सा खेल दिया गया है यहाँ पे? हॉकी, यह गलत है। यह ऑप्शन नंबर सी डी इसका सही आंसर होगा। मित्राब गुहा के साथ जो हॉकी दिया हुआ है, यह जोड़ा सही नहीं है, क्योंकि मित्राब गुहा जो हैं, यह शतरंज के खिलाड़ी हैं। कौन से भाई? शतरंज। कौन से? शतरंज के खिलाड़ी हैं, और यहाँ हॉकी दे दिया है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। मित्राब गुहा हॉकी गलत है, मित्राब गुहा याद रखिएगा शतरंज के खिलाड़ी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो ध्यान देंगे जरा सा। रेटिनॉल, जिसे विटामिन ए भी कहा जाता है, यह वसा में घुलनशील विटामिन है। यह सामान्य दृष्टि के लिए बहुत ही आवश्यक विटामिन है। इस विटामिन के प्रमुख स्रोत दूध, गाजर, मक्खन इत्यादि है। इस विटामिन के कमी से रतौंधी, त्वचा का शुष्क हो जाना तथा जीरोफ्थैलेमिया जीरोफ्थैलेमिया नामक रोग उत्पन्न होता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। रेटिनॉल, जिसको विटामिन ए भी कहा जाता है। विटामिन 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 ए, ये याद रखिएगा। रेटिनॉल विटामिन ए भी कहा जाता है रेटिनॉल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन है, सुगम्य भारत अभियान संबंधित है। तो ध्यान देंगे जरा-सा। सुगम्य भारत अभियान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन यानी दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का राष्ट्रव्यापी महत्वपूर्ण अभियान है। इस अभियान में शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 3 दिसंबर 2015 को विकलांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर की गई थी। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित है सुगम्य भारत अभियान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन है, यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी? यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी? तो ध्यान देंगे, यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1945 को की गई थी। 4 नवंबर 1945, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नवंबर 1945, यानी कि 4 नवंबर 1945 को की गई थी। इसका मुख्यालय पेरिस यानी फ्रांस में स्थित है। इसका प्रमुख कार्य विश्व भर में शांति के लिए शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय योगदान कर राष्ट्रों के मध्य संबंधों को बढ़ावा देना है। यह वैश्विक धरोहर की इमारतों और
पार्कों के संरक्षण में भी सहयोग करता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ए, नवंबर 1945। अगर डेट के साथ में पूछा जाए तो 4 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन है, विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिला में स्थित है? तो ध्यान देंगे जरा-सा, विष्णुपद मंदिर गया, विष्णुपद मंदिर कहाँ? तो गया में यानी बिहार में, तो गया में स्थित है। विष्णुपद मंदिर बिहार के गया में स्थित है। इसका निर्माण रानी अहिल्याबाई ने करवाई थी। यह मंदिर मोक्षदायिनी फल्गु नदी के किनारे स्थित है। अष्टकोणीय आकार इस मंदिर की भव्यता को बेहद आकर्षक बनाता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो ध्यान देंगे, प्राथमिक स्तर के एक शिक्षक में धैर्य और दृढ़ता सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए। इसलिए इसका सही आंसर होगा धैर्य और दृढ़ता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, धैर्य और दृढ़ता इसका सही आंसर हो जाएगा। पढ़ाने की उत्सुकता ये नहीं। उसके बाद ऑप्शन नेक्स्ट भी देखते हैं इसमें, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता ये भी नहीं। उसके बाद है मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता ये भी नहीं। यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? तो धैर्य और दृढ़ता, यानी प्राथमिक स्तर के एक शिक्षक में धैर्य और दृढ़ता सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए। ध्यान देंगे आज का सेट ये समाप्त होता है। मैं अब कोशिश करूँगा कि हमेशा अब कंटिन्यू आप लोग के साथ में मैं बना रहूँ। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, भूल गए हैं, तो मेरे दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है। नीचे बेल आइकन पे प्रेस करिए, सब्सक्राइब का बटन जो दिख रहा है उस पर सब्सक्राइब कर लीजिए प्रेस करके, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।